हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, जहां कहीं भी होंगे अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए, अपने एस्पिरेशन के लिए ज़बरदस्त तरीके का एफर्ट दे रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल यूनिक सा चैप्टर, एकदम अलग सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कुछ लोगों को बहुत ही मज़ा आता है और कुछ लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बोरिंग इसलिए लगता है कि थ्योरेटिकल टर्म्स इसमें ज़्यादा से हैं और थोड़ी सी मेमोरेबल पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन आपको इंश्योर कर दूं कि ये बहुत ही मज़ा आने वाला है यार। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लंबी होने वाला नहीं है और इस चैप्टर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हर स्टूडेंट पहले से इंश्योर करके जाता है कि यार इसके क्वेश्चन मैं डेफिनेटली करके आऊँगा। चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल के एक क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं एग्जाम में, आपके एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सम टाइम ये होता है यार कि दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 2019 में जेईई में यार इसके 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही आसान होता है, एकदम देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्या हम करने वाले हैं। तो बायोमॉलिक्यूल नाम समझ में आ रहा होगा कि ये बायो से थोड़ा सा रिलेटेड टर्म्स इसमें जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मैं बोल दूं तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है यार, ये बायोमॉलिक्यूल्स 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं और 2 पार्ट में अगर मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो क्लासिफिकेशन सबसे पहला एक शुगर का है, ठीक है। एक शुगर हम लोग पढ़ने वाले हैं और अगर मैं दूसरी बात करूं, एक शुगर पढ़ने वाले हैं और एक एमिनो एसिड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? एमिनो एसिड्स। तो 2 पार्ट एक्चुअली पूरे बायोमॉलिक्यूल्स में 2 पार्ट को हमने क्लासिफाई करेंगे, एक में शुगर में पढ़ेंगे और एक को एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। शुगर में आपको मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं। बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है यार और इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ बोलना है नहीं शुगर्स के बारे में। और एमिनो एसिड्स में आपके पास एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड मिला के 20 एमिनो एसिड है जिसे हमें लर्न करना है और इसमें थोड़ी सी प्रोटीन्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करनी है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब क्या होते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग है, आपको कनेक्ट करके रखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और यार ये बोनस मार्क्स होते हैं, मैं अगर बोलूँ तो ये बोनस मार्क्स होते हैं। इवन यही नहीं, आगे जो 2 चैप्टर आने वाले हैं वो भी आपके बोनस मार्क्स होते हैं। चलिए, तो बिना हम लोग समय वेस्ट किए आगे की बात शुरू करते हैं, यानी चैप्टर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, दैट इज बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स में डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। बायोमॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, जैसे आपके सामने आप इस तरह की डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई। कार्बोहाइड्रेट्स, जब भी हम सोचते हैं बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ये सब तीनों एक ही जैसे टर्म्स हैं। देखते हैं क्या बोला गया। बोला गया है those molecule which having aldehydic और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, मार्क माय वर्ड, ऐसे कंपाउंड जिसके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो along with the polyhydroxy group, along with the polyhydroxy group। इसमें आपको एक बात नोटिस करने की जरूरत है, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ स्पेशल टर्म्स आया है एटलीस्ट 2 OH ग्रुप, at least 2 OH group, they are simply called carbohydrate or saccharide, ठीक है। लेट मी समराइज व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू। मैंने बोला आपसे ऐसे कंपाउंड जिसके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो और साथ ही साथ पॉलीहाइड्रोक्सी हो। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH हो, लेकिन सफिशियंट कंडीशन 2 OH से ही फुलफिल हो जाएगी। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड। यानी अब अगर हम इस डेफिनेशन को सोचते हुए, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर को सोचूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर को सोचूं, यानी हम सबसे छोटे यूनिट के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि शुगर का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो होपफुली आप जान पाएंगे। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, क्योंकि कीटोन को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम यार 3 कार्बन चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि भैया आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, आपके पास कुछ इस तरह से CHO है और दूसरा कार्बन, दूसरा, अब एक खासियत और है कि हम एक कार्बन पे 2 OH रख नहीं पाएंगे, एक कार्बन से 2 OH रख नहीं पाएंगे क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। तो हमने एक कार्बन पे 1 OH, अच्छा दूसरा कार्बन, हाँ दूसरे कार्बन पे CH2OH, इसको कर दें
तो आप अगर इसको देख पा रहे हो तो आपके पास सबसे छोटा यूनिट शुगर का आपको मिल गया। CHO CHOS CH2OH, CHO CSOS CH2OH को इसको अगर हम और बेहतरीन ढंग से लिखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका ये CHO है और CHO के अबाउट बात करूँ तो मैं ये OH है, ये H है और दिस इज CH2OH। ठीक है, ये बहुत ही फेमस आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर है जिसे आप किस नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से नोटिस करें तो इसके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप भी है, और जो उसने बोला कि एटलीस्ट 2 OH उसके भी अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बातों से हम लोगों ने शुरुआत की कि सबसे पहले हम उस डेफिनेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शुगर की डेफिनेशन क्या होती है, और अगर शुगर की डेफिनेशन समझ पा रहे हैं तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे छोटा यूनिट शुगर को आइडेंटिफाई कर लिए, दैट इज दिस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और साथ साथ आप नोट करते भी चल रहे होंगे। तो क्या मैं अब आगे बढ़ूँ? चलिए, तो मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो डेफिनेशन होपफुली आपने लिख लिया होगा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम देखना चाहते हैं कि वो छोटा यूनिट क्या है। दिस इज ऑफ द शुगर, स्मॉलेस्ट शुगर। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसी के बारे में हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर समथिंग लाइक दिस, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी हम ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम क्या लिख रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसको और भी अप्रोप्रिएट तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से। और आप देख रहे हैं ये कायरल कार्बन है, इसी वजह से। तो यहां से एक बात हमारे दिमाग में तुरंत अराइज होती है कि अगर कोई मेरे से पूछे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ए शुगर, तो आप उसके लिए ये मार्क कर सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन ए कार्बोहाइड्रेट और ए शुगर विल बी 3। किसी सबसे छोटे यूनिट शुगर की अगर हम बात करें तो उसमें कम से कम कार्बन कितने होंगे? 3। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, क्या? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी अबाउट दैट, आई एम सॉरी, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, कुछ इस तरीके से, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या किसी कार्बोहाइड्रेट को, वही बात यहां पे लिखी गई, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट 3। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके ऑप्शंस होंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर लास्ट में 5। तो एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बेस पे हम एग्जाम में बात कर रहे हैं। तो जब डेफिनेशन के बेस पे भी हम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि होपफुली आप इस सबको मार्क करते हुए चल रहे होंगे, एक एक पॉइंट को आप नोटिस करते हुए चल रहे होंगे क्या एक्चुअली चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर की। तो शुगर अभी हम लोग जिस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, इस लेवल में क्लासिफिकेशन आपके इस तरह से दिए गए हैं। यानी क्या बोला गया है, बोला कुछ इस तरह से गया है कि कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शंस। 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से पार्ट क्लासिफाई किए गए हैं? सबसे पहला बोला गया है मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे है वो अभी इस तरीके से है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। लेकिन जब भी आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से की गई, कभी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के हिसाब से और कभी कभी उसके रिएक्टिंग नेचर की वजह से। तो अलग अलग तरीके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने का मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम इन 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर शुगर है तो वो मोनोसैकराइड या तो होगा, या तो ओलिगोसैकराइड्स होगा, या तो वो पॉलीसैकराइड्स होगा। बिकॉज
वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, हम एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। जो भी एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, जेई, नीट, जो भी एम्स के लिए, तो उन सब में हमारे पास डिफाइंड सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, और सिलेबस क्या है, दैट इज एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लासिफिकेशन में हमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है, जो आपके सामने है। अब ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, और किसी शुगर को हम देख के कैसे ये पता करेंगे या कैसे हम जान पाएंगे कि ये शुगर मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। पहले इसको अगर आप देखें तो सबसे पहला आपके सामने लिखा है मोनोसैकेराइड्स। क्या? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में देखिए आपको क्या बोला गया, मोनोसैकेराइड्स में बोला गया दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, यानी सिंपल यूनिट ऑफ शुगर जो होंगे उसे हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स। सिंपल यूनिट ऑफ शुगर को हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 2 एग्जांपल आपके सामने है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। फिर जरा देखिए क्या बोला गया, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करने की जरूरत है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो पहचान में आ गया कि सबसे छोटा यूनिट शुगर का ऐसा होगा, ऐसा यूनिट ऑफ शुगर जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके स्मॉल यूनिट में ब्रेक ना कर पाए, स्मॉल यूनिट में ब्रेक ना कर पाए, ऐसे शुगर को हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। होपफुली बात समझ में आ रही है। अगली बात बोली गई है, दे कंसिस्ट C3 से 7 नंबर ऑफ कार्बन। ये बात भी मार्क करने की जरूरत है। जो सिंपल शुगर होंगे यानी मोनोसैकेराइड्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से शुरू होगा। अभी देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 थे, और मैक्सिमम कितना होंगे, मैक्सिमम आपके पास 7 कार्बन होंगे, ठीक है। 3 कार्बन टू 7 कार्बन के बीच का जो आपके पास शुगर होंगे वो सब क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स होंगे। होपफुली आपको समझ में आता होगा। अब इसकी इन सब शुगर के लिए कुछ बातें, कुछ जनरल टर्म्स डिफाइन है। उन जनरल टर्म्स में क्या डिफाइन है उसको समझते हैं। जैसे आपके सामने दिया गया, अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए हम जनरल टर्म्स ट्राइओस यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन ये आपको दिए गए हैं, एक मिनट देखेंगे आप, तो ये आपको नंबर ऑफ कार्बन्स है, ये जनरल टर्म है। ये एल्डिहाइड के लिए यूज होंगे और ये कीटोन के लिए होंगे, ठीक है। या तो हमारे पास शुगर होगा वो एल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग शुगर होगा। तो उनके लिए कुछ जनरल टर्म्स यूज होंगे। उन्हीं जनरल टर्म्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी शुगर के पास एल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, देन वी विल कॉल उस एल्डोज शुगर। अगर उसे कीटोन है उसे कीटोस शुगर बोलेंगे। तो यही उसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन का शुगर है तो उसे हम ट्राइओस पढ़ेंगे, जनरल टर्म ट्राइओस। लेकिन एल्डिहाइड है उसके पास तो एल्डो ट्राइओस पढ़ेंगे। कीटोन है तो कीटो ट्राइओस पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर 4 कार्बन का शुगर है तो उसे टेट्रोस पढ़ेंगे। क्या? टेट्रोस पढ़ेंगे। और एल्डिहाइड के साथ एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस। यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा 5 कार्बन के साथ पेंटोज, 6 कार्बन के साथ हेक्सोज, 7 कार्बन के साथ हेप्टोज। ये ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये जो टर्म्स होंगे वो एल्डो और कीटो के साथ आएंगे जब, तो उनसे पहले अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डो आ जाएगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो कीटो आ गया। तो ध्यान रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज एल्डोज शुगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज कीटोज शुगर। समझ रहे हैं? या कीटो हेक्सोज शुगर, एल्डो हेक्सोज शुगर। तो ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने अपीयर होंगे, ठीक है। तो जो भी बातें आपकी चल रही हैं इसे आप नोट करते रहेंगे और हेल्पफुल होगा आपके लिए। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर रहे होंगे। फाइन।
तो ये जनरल टर्म्स, इनके नाम एल्डिहाइड के साथ क्या बोले जाएंगे, कीटोन के साथ क्या बोले जाएंगे, इन सब को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने शुरुआत में इसीलिए बोला कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और जनरल बातें सब ऑप्शंस में लिखी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि भैया जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर पाए उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, लेकिन आप देखिए अब हम दूसरी बात पे वापस आते हैं, दूसरा शुगर यानी ओलिगोसैकेराइड्स किसे पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स बोला गया है व्हिच आर हाइड्रोलाइज इनटू फ्यू, 2 से 9 यूनिट तक, ऐसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइज करके कुछ यूनिट मिले, कितना, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 शुगर यूनिट मिले, उन 9 मोनोसैकेराइड्स मिले, उसे क्या पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम्पल में है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ध्यान दीजिएगा ये सब जो है डाइसैकेराइड्स हैं, जिसे हम ओलिगोसैकेराइड्स भी बोल रहे हैं। ये आपके 3 जो है आपके सिलेबस में डिफाइंड है, आपके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में डिफाइंड है, इस वजह से इन तीनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ऐसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइज करके 2 से 9 यूनिट मोनोसैकेराइड्स को मिल रहे, ऐसे शुगर को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। होपफुली दिस इज फाइन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर आप देखें कि एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज को जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ये अप्रोप्रिएट नहीं लिखा है, अभी मैं हम लोग आगे पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, बट फाइन। सुक्रोज एक शुगर है, कैसा, ओलिगोसैकेराइड शुगर है, जिसको हाइड्रोलाइज करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, यानी 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। फिर आता है रेफिनोज C18H32O16 होता है, जिसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसमें 3 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। फाइन, 3 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो आपके पास इस तरह के कंपाउंड, ऐसे शुगर जिसको हाइड्रोलाइज करने से कुछ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिले, कुछ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स शुगर मिले, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई परेशानी नहीं होगी। मूव ऑन द नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? डेफिनेशन इज ऑब्वियस। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब आपको बेसिक से आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स को क्या बोला, जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो। डाइसैकेराइड्स को किसको बोला, जिसको हाइड्रोलाइज करके कुछ मोनोसैकेराइड्स मिले। पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, ऐसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइज करके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स या लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ शुगर मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। लेट्स टेक द एग्जांपल अबाउट द डेफिनेशन। व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मेनी मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। एक ऐसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइज करके बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट मिले, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड शुगर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्च है, सपोज दैट अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास स्टार्च है, तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो n नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ग्लूकोज आपको मिलेंगे, इसीलिए बोला गया स्टार्च आपका क्या है स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड का मतलब समझ में आया कि ऐसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइज करें तो बहुत ज्यादा यूनिट में मोनोसैकेराइड्स मिले। ठीक है, ओके। तो आई होप कि अब क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है और पॉलीसैकेराइड्स क्या है। ये हम बेसिक क्लासिफिकेशन समझ रहे थे कि किसी शुगर यूनिट को हम देख के ये पहचान कर पाए कि वो शुगर यूनिट मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं।
स्ट्रक्चर वाइज, प्रिपरेशन वाइज, प्रॉपर्टीज वाइज कि अगर मोनोसैकेराइड्स है तो क्या उसकी केमिकल रिएक्शन होंगी और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर वो एल्डोज शुगर है तो वो कैसा होगा, कीटोज शुगर है तो वो कैसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। जैसे बोला गया आपके पास मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड देखिए क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स के बारे में अभी हम लोग क्लासीफाई कर चुके हैं। ऐसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइज ना किया जाए फर्दर, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। जैसे इस किसी मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला हो सकता है CnH2nOn, CnH2nOn। अब या तो एल्डोज होंगे या तो वो कीटोज होंगे। ठीक है, ये आपका जनरल फार्मूला है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपसे लिखने के लिए, जैसे आपके पास है CHO एंड CHOH, इसको मैं अगर होल N बोल दूं एंड दिस इज CH2OH, कुछ इस तरीके से एल्डोज है। अच्छा, एल्डोज ये है, तो अगर मैं कीटोज की बात करूं तो कीटोज के बारे में बात कर रहा हूं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल N एंड दिस इज CH2OH। ये आपके पास आ गया कीटोज शुगर। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे ये आपके सामने लिख दिया गया, अब मैं पूछूं ये आपको, ये क्या है, ये है एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर। ये आपका क्या है, ये है कीटोज शुगर। ठीक है, सॉरी, ये कीटोज शुगर। ठीक है, फाइन, कीटोज शुगर। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अगर इसको आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें हमने होल एन रख दिया है, इसीलिए अभी फिक्स नहीं है। अच्छा, अब एन के बारे में कुछ बता पाओगे? यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो क्या क्या हो सकता है? स्मॉल एन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? यहाँ स्मॉल एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, so on, ऐसे हो सकते हैं। यहाँ स्मॉल n जो है वो 0 से भी शुरू हो सकता है। 0 हो जाएगा तो CH2OH नीचे, CH2OH ऊपर चलेगा, 0 1 2 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। यानी ये आपका एक जनरल एल्डोज शुगर है, ये आपका एक जनरल कीटोज शुगर है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। जैसे ये आपके सामने जिसको हमें पढ़ना है, जो अभी हम लोग लिख के समझ रहे थे, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो एल्डोज और कीटोज शुगर है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। एल्डोज में कुछ इस तरीके से, एन की वैल्यू 0 2 3, और यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल एन यहाँ पे दिया गया उसे 0 से लेके यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको मार्क करने की जरूरत है, जो यहाँ पे बोली गई है, यहाँ पे आप उसे मार्क कर लेंगे। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज शुगर। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बातें अगर मैं बोलूं तो ग्लूकोज के बारे में बातें क्या है? ग्लूकोज के बारे में अगर आपको याद हो तो ये CHOH के बाद जो N है वो फिक्स हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये CH2OH। तो ग्लूकोज ये आपका क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्सोज बोला गया। एल्डिहाइड है, इसीलिए एल्डो बोला गया। तो इसका अप्रोप्रिएट नाम ग्लूकोज का ऐसे भी बोला जा सकता है, एल्डोहेक्सोज। अगर फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज के बारे में भी यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, CH2OH, यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे आपके पास है CHOH का होल थ्राइस एंड दिस इज CH2OH। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 कार्बन है। ये स्ट्रक्चर है आपका फ्रक्टोज का, इसका स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में भी टोटल 6 कार्बन की चेन है, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कीटोहेक्सोज बोला गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बेहतर से बात करेंगे। आई होप कि आप मार्क करते हुए बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। ग्लूकोज बनता कैसे है? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज बनता कैसे? तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में देखिए क्या बोला गया है, ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर
as well as in combined form. Glucose freely and well combined form. It is prepared. It is present in sweet and honey. Ripe grapes contain glucose large amount. ठीक है, ये शहद में, पके फल में अच्छे अमाउंट में ग्लूकोज मिलता है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन आपके सामने है फ्रॉम सुक्रोज या कैन शुगर, फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर। ठीक है, चीनी के साथ भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। केन शुगर आपका चीनी तो है, तो ये आपका क्या है, सुक्रोज, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है। इसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के यूनिट में ब्रेक हो जाता है। यानी यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिल रहे हैं और फ्रक्टोज मिल रहे हैं। तो हम प्रिपरेशन किसकी बात कर रहे हैं भैया, प्रिपरेशन हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज यहाँ मिल रहा है, इस वजह से ये हमारे लिए यूजफुल मेथड है ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का। ठीक है, यहाँ पे एक बात और मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करने की जरूरत यह है, हियर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट। यहाँ पे जो इस रिएक्ट हाइड्रोलिसिस होती है सुक्रोज की, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो दोनों इक्वल अमाउंट में मिलता है। ऐसा नहीं कि 1 मोल ग्लूकोज और 2 मोल फ्रक्टोज, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज ही मिलता है। ठीक है, तो ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिल रहे हैं, फ्रक्टोज मिल रहे हैं। आई होप कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन द नेक्स्ट। सेकेंड नंबर की प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, दूसरे नंबर की प्रिपरेशन में हम क्या बात करेंगे, स्टार्च से। स्टार्च से हम भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, ग्लूकोज। कैसे, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, बॉइलिंग इट, डाइल्यूट H2SO4 एट 293 केल्विन अंडर प्रेशर। ठीक है, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है, स्टार्च हो या सेलुलोज हो, क्योंकि उस सब में ग्लूकोज यूनिट ही होते हैं। स्टार्च या सेलुलोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे n लिख लीजिएगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं। इसी वजह से हम स्टार्च से और सेलुलोज से भी हम ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइन, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज हम ग्लूकोज किससे बना सकते हैं, स्टार्च या सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या नेक्स्ट। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज